बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमहूरियत ही इस मुल्क की तख्लीक का ज़रिया बनी है और जमहूरियत ही इस मुल्क की बका की ज़ामिन है। और फिर जमहूरियत में कलीदी हैसियत पार्लियामेंट को हासिल है और पार्लियामेंट की बालादस्ती ही के ज़रिए मुल्क में जमहूरियत को इंश्योर कराया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही है कि यहाँ पे जाली पार्लियामेंट भी आए हैं, कंट्रोल पार्लियामेंट भी आए हैं और असली पार्लियामेंट भी आए हैं। और फिर एक मसला ये होता है कि कानून साजी जाली पार्लियामेंट करे या असली पार्लियामेंट करे या कंट्रोल पार्लियामेंट करे, तो बदकिस्मती से वो कानून बहर सूरत पर असली ही हुआ करता है। अदालतों को फिर उसके मुताबिक फ़ैसले करने पड़ते हैं, मुल्क फिर उसके मुताबिक चला करता है। अब जो मौजूदा पार्लियामेंट है उसके बारे में भी मुख्तलिफ़ ओपिनियन हैं, लेकिन जो कानून साजी ज़ाहिर है वो कर रही है, इस मुल्क के मुस्तक़बल पे उसके असरात मुरतब होंगे। हाल पे भी मुरतब हो रहे हैं और मुस्तक़बल पे भी मुरतब होंगे। और अदालतों ने भी कल अगर फ़ैसले करने हैं तो उन्हीं क़वानीन के मुताबिक उसने करने हैं। अब हमने देखा कि एक ही दिन में जॉइंट सेशन से दर्जनों की तादाद में बिल मंजूर कर लिए गए। उस मुश्तरका इजलास का पूरा दौरानिया 5 घंटे 52 मिनट रहा और उसमें जो बिल मंजूर किए गए हैं ये कम व बेश ज़िंदगी के हर शोबे का अहाता करते हैं। अगले इलेक्शन पे भी असरअंदाज होंगे, हमारे समाजी और ख़ानदानी इश्यूज़ पे भी असरअंदाज होंगे, हमारे तालीम से रिलेटेड मामलात पे भी असरअंदाज होंगे, हमारी सियासत से मुतालिक मामलात पे भी असरअंदाज होंगे, हमारी ख़ारजा पॉलिसी से मुतालिक मामलात पे भी असरअंदाज होंगे, हमारी माली ख़ुद मुख्तारी से मुतालिक जो स्टेट बैंक से रिलेटेड कानून साजी है उस पर भी असरअंदाज होंगे। तो गोया इसने ज़िंदगी के तमाम शोबों का अहाता किया हुआ है। लेकिन ख़ुद इन बिलों के बारे में हमारे पार्लियामेंटेरियन जो थे, जिनके दस्तखतों से या जिनके हाँ से या जिनके हाथ उठाने से ये बिल कानून बने हैं, ख़ुद इसके बारे में कितना जानते हैं उसका ज़रा जायज़ा लेने के लिए हमारी टीम ने कुछ मेंबरान पार्लियामेंट से गुफ्तगू की। तो उसमें बहुत सारों को तादाद भी मालूम नहीं थी कि टोटल कितने बिल उन्होंने उस दिन पास किए। ये तो आपने देखा कि ख़ुद मेंबरान को तादाद भी मालूम नहीं है कि उस रोज़ उन्होंने कितने बिल पास किए हैं। अच्छा, फिर उन बिलों के मंदरजात क्या हैं उसके बारे में तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके मालूमात कितनी होंगी जिन मेंबरान ने उसको वोट दिया है। तो ये आपने इनके ख़यालात मुलाहिज़े किए कि जो हुकूमती मेंबरान हैं जिन्होंने इसको वोट दिया है, ख़ुद उनको उन बिल के कंटेंट्स का पता भी नहीं है कि उसमें क्या है और क्या नहीं होगा। लेकिन ज़ाहिर बात है कि वो कानून तो बन गए। और फिर इस हुकूमत का एक और भी बड़ा अलमिया ये है कि इसके लिए जितनी भी कानून साजी होती है वो अमूमन वही लोग करते हैं जिनका पार्लियामेंट से कोई या PTI से ताल्लुक़ नहीं है। मसलन फ़ारूक नसीम साहब करते हैं, आप जानते हैं कि वो माजी में अल्ताफ़ हुसैन साहब के दस्तरास रहें, परवेज़ मुशर्रफ साहब के वकील रहें और अब इस हुकूमत में कई वज़रा से वो ज़्यादा ताकतवर हैं, अगरचे सेनेटर हैं, लेकिन उनको अपनी पार्टी भी ऑन नहीं करती। दूसरी तरफ बाबर अवान साहब हैं, बाबर अवान साहब में माजी में पीपल्स पार्टी से वाबस्ता थे, तो वो ये करते हैं। और एक शहजाद अकबर साहब हैं, तो वही लोग कोई चीज़ तैयार करके ले आते हैं और फिर पार्लियामेंट में एक तरफ तो ये सूरत हाल होती है, लेकिन एक और भी सूरत हाल होती है और वो इस इजलास में भी आपने देखा होगा कि ख़ुद PTI के बहुत सारे मेंबरान ने कहा कि जी हमें तो लाया गया है, यानी वो इजलास के लिए भी ख़ुद नहीं आते। तो ये एक सूरत हाल है। दूसरा, हमने फिर इसके दिफा का जो इस पार्लियामेंट के कस्टोडियन है, अब मसलन हमने असद कैसर साहब से रब्ता किया बार बार कि जी वो इस हवाले से अपना मौक़िफ़ हमारे साथ शेयर करें जिस तरह भी उनको सहूलत हो। लेकिन असद कैसर साहब जब से स्पीकर बने हैं तो उनको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा रहे हैं बैरून मुल्क दौरों का। तो असद कैसर साहब ने कहा कि वो इस अज़ीम कारनामे को सरअंजाम देने के बाद अब उम्रे पे जा रहे हैं, तो इसलिए उनका मौक़िफ़ तो आपको हम नहीं दिखा सकते। फिर हमने रब्ता किया जो इस PTI के चीफ व्हिप है जनाब आमिर डोगर साहब, वो भी 2-3 दिन से हम कोशिश कर रहे थे कि उनसे बात हो सके।
फिर इनके एक पार्लिमानी सेक्रेटरी है बराए पार्लिमानी उमूर सलीम-उर-रहमान साहब, तो उन्होंने ये उज़्र पेश किया कि जी वो अलील हैं इसलिए वो बात नहीं कर सकते। हालांकि हमने उनको टेलीफोन, स्काइप, हर तरह की सहूलत देने को तैयार थे। और जो फिर पार्लिमानी उमूर के मुशीर है डॉक्टर बाबर अवान साहब, उनसे भी बार बार हमने राब्ते की कोशिश की कि वो हमें ज़रा इस पर एजुकेट करें कि ये जो कुछ हुआ है कैसे हुआ है। तो इसलिए हुकूमती नुमाइंदगी तो नहीं होगी, लेकिन बहरहाल हमारे साथ एक ऐसा पैनल मौजूद है जो कि न सिर्फ ये कि मेरिट पे बात करने का सलीका रखते हैं। तो इन सब से गुफ्तगू होगी, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर मुस्तफ़ा खोकर साहब, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है। पहली बार सेनेट में आए हैं, लेकिन बहरहाल ये हमें मानना पड़ेगा कि इंतहाई फ़ाल और मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहे हैं। और अहमद बिलाल महबूब साहब लाहौर से हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आगाज़ करें मुश्ताक साहब से। मुश्ताक साहब, एक तो ये मुझे बताइए कि कल मेरे साथ इंटरव्यू में जो एक्स स्पीकर है अयाज सादिक साहब, वो बता रहे थे कि ये जो आर्डिनेंस जिस तरीके से फिर इंट्रोड्यूस कराए गए हैं और उनको एक्ट बनाया गया है, तो वो कह रहे थे कि ये गैर कानूनी है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आपका क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सलीम भाई। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। उन्होंने ठीक कहा है कि ये गैर कानूनी है। इमरजेंसी की सूरत में आप ऑर्डिनेंस ला सकते हैं और ये प्रोविज़न है। और ये मानना पड़ेगा कि ये जो ऑर्डिनेंस का सिलसिला है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लीस्ट डेमोक्रेटिक फीचर है। और मैं आपको ये बताऊं कि जो ब्रिटिश सिस्टम हमने इनहेरिट किया है वहाँ भी ये नहीं है, और ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, लेकिन इन्होंने इनको मामूल बना लिया है। सूरत हाल ये होती है कि सेनेट का इजलास चल रहा होता है, तो इस बात के इंतज़ार में होते हैं कि सेनेट का इजलास कब ख़त्म हो जाए ताकि हम ऑर्डिनेंस जारी करें। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने वाला होता है और 2 दिन और 1 दिन पहले ऑर्डिनेंस जारी कर लिया जाता है और नेक्स्ट डे कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाता है। फिर तरीका ये होता है कि जब सेनेट या कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया जाए तो आपको फौरी तौर पर पहली फुर्सत में पहले दिन वो ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करना होता है पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन यहाँ तो महीने फिर वो इंट्रोड्यूस नहीं करते, ना सेनेट के अंदर वो ले करते हैं, ना उसे कौमी असम्बली के अंदर ले करते हैं। तो इन्होंने पार्लियामेंट को डिसफंक्शनल बना दिया है। और आपने बहुत सी चीज़ों की तरफ इशारा किया, खुसूसन जो जॉइंट सेशन है, वो जॉइंट सेशन तो एक मजाक बन गया है। और उस जॉइंट सेशन में तो इन्होंने कानून साजी की एक, आप उसे कह सकते हैं, फैक्ट्री और एक कारखाना सेट कर लेते हैं जिससे धड़ाधड़ गैर कानूनी अंदाज से गैर मयारी कानून साजी जो है वो की जाती है। तो बुनियादी वजह जो है वो ये है कि ये ऑर्डिनेंस के ऊपर डिपेंडेंस इसलिए कर रहे हैं कि ये इंक्लूसिव लेजिस्लेशन नहीं करना चाहते। ये बिल कमेटीज के अंदर इसकी डिफेंस नहीं कर सकते, पार्लियामेंट के फ्लोर पर इसकी डिफेंस नहीं कर सकते। खुद इनके लोगों को पता नहीं होता कि बिल के मंदरजात क्या हैं, इसलिए ये ऑर्डिनेंस का सहारा लेते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी जॉइंट सेशन की आपने बात की, जॉइंट सेशन के अंदर सूरत हाल ये थी कि एक सेकंड अमेंडमेंट बिल जो था इलेक्शन का, जो ईवीएम के हवाले से था, उसमें तो ये लिखा हुआ था कि इलेक्शन कमीशन ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रिकवर करेगा फॉर कास्टिंग वोटर्स, यानी वोट कास्ट करने के बजाय वोटर कास्ट करने के लिए। और ये कानून था, ये लॉ जो है वो आया था और ये पास हो गया कि कास्टिंग वोट के बजाय कास्टिंग वोटर्स, जिसके अंदर वो लिखा हुआ था। बल्कि अभी रिसेंट पास के अंदर सेनेट के अंदर मैंने 2 चीज़ों के ऊपर तवज्जो दिलाई कि जो कानून आप लोगों ने कौमी असम्बली से मंजूर किया है और सेनेट में लाए हैं, ये तो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में नहीं है। तो जब वजीर कानून ने फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट देखा तो वाकई वहां नहीं था। तो फिर इनके तो हाथों के तोते उड़ गए कि अब ये क्या है, ये तो कौमी असम्बली से पास हो चुका है। फिर इस जमानत के ऊपर कि अभी इसको पास होने दो, हम बाद में इसको देखेंगे और वजीर कानून पार्लियामेंट में सेनेट में आके इसकी वजाहत कर लेगा कि ये फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में अगर नहीं है तो हम ये किस इनवान के तहत और किस टॉपिक के तहत हमने ये लेजिस्लेशन कर ली। तो बहुत बुरा हाल है। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इनके ऊपर सवाल उठाया था कि इनकी लीगल टीम की डिग्रियां चेक करनी चाहिए। सच्ची बात यह है कि ये जो
मंदरजात में देखता हूँ, जो गलतियां मैं देखता हूँ, जिस हैप हेजर्ड और हेस्ट के अंदाज में लेजिस्लेशन में देखता हूँ, तो इनकी लीगल टीम की डिग्रियों पे मुझे भी शक होता है और इसको चेक करना चाहिए। अच्छा, मुस्तफ़ा कोकर साहब की 12 लॉ की डिग्री भी जेन्युइन है, हमें पता है, और सेनेटर भी है, तो ये बताइए। बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने मान लिया कि जेन्युइन है। हाँ नहीं, ये भी आप कह सकते थे कि नहीं है, नहीं, और फिर मैं वजाहतें देता रहता। नहीं, 12 डिग्री आपकी जेन्युइन है, ये हमें पता है, बड़ी मेहनत से हासिल की थी। पार्टी जेन्युइन अपोजिशन में है या नहीं वो अलग सवाल है, लेकिन ये कि आपकी क्या राय है, ये जो कानून साजी हुई है खुसूसन, और ये आर्डिनेंस को जिस तरीके से पेश किया गया है, तो अयाज सादिक साहब जो कह रहे हैं कि भाई लीगली ये गलत हुआ है और इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, तो आपकी क्या राय है? शुक्रिया साफ़ी भाई। हम अगर दुनिया में देखें तो हमें अमेरिका, यूरोप, वहाँ पर हमें ये नज़र आता है कि वहाँ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अपनी लेजिस्लेशन के मुतालिक कितने सेंसिटिव हैं, उसके ऊपर किस तरीके से वो पार्टिसिपेशन करते हैं, चाहे फ्लोर ऑफ द हाउस पे हो, चाहे कमेटीज़ के अंदर हो, और फिर इवेंचुअली जो वहाँ का वोटर है वो इस चीज़ के ऊपर उनका उसके वहाँ के वोटर का पैमाना ये है कि वो अपने इलेक्ट किए गए मेंबर के ऊपर नज़र रखता है कि इसने फ़लाने मौके पे फ़लाना जब कानून इसके सामने आया तो इसने क्या पोजीशन इख्तियार की, उसने उसके हक़ में वोट दिया या उसके ख़िलाफ़ वोट दिया। तो वहाँ पर जो वोटर्स हैं उनका भी पैमाना ये है कि वो एक पार्लियामेंटेरियन के किरदार को उसके वोटिंग पैटर्न के ऊपर जज करते हैं। यहाँ तो वो ताना कचहरी नौकरी इसमें अब हमारे यहाँ सियासत जो है अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह की नहीं है कि जिसमें इस तरह से जज किया जाए पॉलिटिशियंस को और लेजिस्लेटर्स को। हमारे यहाँ जो सियासत है उसमें जो काम सिरे से MNAs का इलेक्टेड बल्दियाती नुमाइंदों का काम है ही नहीं, हम वो काम करते हैं। और वो भी एक जनरल ज़ियाउल हक ने इधर वो ले आया था, वो थाना कचहरी, सड़कें बनवाना, गलियां बनवाना, किसी का नलका टूटा हुआ है, किसी को नौकरी दिलाना। अच्छा, ज़रा मुझे ब्रीफली उसके इसकी जो ये जो लेजिस्लेशन हुई है इसकी लीगल पोजीशन पे जो अयाज सादिक ने सवाल उठाया है, देखें उसके ऊपर सेनेटर साहब ने, मुश्ताक भाई ने बड़ा अच्छा उसका आपको ओवरव्यू एक दिया है। जो जॉइंट सेशन के अंदर जो लेजिस्लेशंस जो पास हुई हैं उसके अंदर कुछ तो इंतहाई अहम लेजिस्लेशंस थी, जिस तरह कुलभूषण के हवाले से उसको एक अपील की जो अपॉर्चुनिटी दी गई है वो एक नहायत अहम लेजिस्लेशन थी। उसके ऊपर हमारा कलेक्टिवली अपोजिशन का, और जब हमारे सामने लॉ कमेटी में भी ये मामला आया तो हमने यही वहाँ पर भी दलील रखी कि हम एक एजेंट को, गैर मुल्की एजेंट को, जिसको हम तस्लीम करते हैं कि ये गैर मुल्की एजेंट है, जिसके बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इंडिया भी उसको तस्लीम करता है कि हाँ ये हमारा ऑपरेटिव था, उसको हमने अपील का हक दिया है मिलिट्री कोर्ट से सज़ा के बाद। और ये हक जो है पाकिस्तानी शहरियों को, अगर उन्हें मिलिट्री कोर्ट से सज़ा हो तो उनके पास अपील का हक मौजूद नहीं है। उसके लिए हमने एक स्पेशल कानून साजी की है। हुकूमत ये उज़र रखती है कि जी कि ये तो हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसके फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद के लिए किया, लेकिन उस फैसले में हमारे मुताबिक ये तकाजा ज़रूर था, लेकिन एक कंडीशन नहीं थी। बहरहाल ये इंटरप्रिटेशन का मामला है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर जो लेजिस्लेशन हुई, बिल्कुल दुरुस्त कहा मुश्ताक साहब ने कि उसमें इतनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी। हमारे सामने जो भी लेजिस्लेशन आती है माशाल्लाह उसके अंदर साफ़ी भाई अगर कभी गलतियां निकालने इंसान बैठे तो हैरान और परेशान रह जाता है कि ये कैसे नेशनल असेंबली। अच्छा, ये जो लेजिस्लेशन हुई है उसमें मेन चीज़ें क्या हैं, उसके क्या असरात मुरतब होंगे, उस पर भी मैं बात करूँगा अगले सेगमेंट में। लेकिन अहमद बिलाल महबूब साहब, ये जो नुक्ता उठाया गया है अपोजिशन के बाज़ लोगों की तरफ से, जो बाबर अवान साहब ने इंटरप्रिटेशन की है कि भाई जो आर्डिनेंस है वो अगर सेक्रेटरीट में जमा हुआ है तो बेशक उसका अगर मुद्दत पूरी हुई भी हो तो वो उस पर अप्लाई नहीं होता। दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं भाई, वो सिर्फ सेक्रेटरीट में जमा होना काफ़ी नहीं है, जब तक अगर वो पास ना हुआ हो तो फिर वो लैप्स हो चुका है। तो इसमें सही पोजीशन कानूनी कौन सी है? साफी साहब देखिए, ये जो इंटरप्रिटेशन का मामला है ये तो कोई अदालत कर सकती है या को माहिर कानून कर सकता है। मैं ज़ाती तौर पे तो ये समझता हूँ कि जो दूसरी इंटरप्रिटेशन है कि जब तक वो पास ना हो जाए
उस वक्त तक आप नहीं समझ सकते कि वो मुद्दत पूरी कर चुका है। यानी उसको उस मुद्दत के अंदर पास होना लाजमी था, सेक्रेटेरिएट के अंदर जमा करना काफ़ी नहीं है। क्योंकि ये स्पिरिट भी कानून की यही कहती है कि इसकी जो मुद्दत है, जो इसकी वैलिडिटी की, उसी के अंदर अंदर या तो ये पास हो जाए वरना ये लैप्स हो जाएगा। वरना तो फिर अगर आप ये सेक्रेटेरिएट में जमा करा दें और महीनों तक फिर इसके ऊपर पास होने की नौबत ना आए, तो इसका मतलब है कि कानून की जो मंशा है उसकी तो खिलाफ वर्जी है। तो इसलिए मेरे ख्याल में बाबर अवान साहब की इंटरप्रिटेशन दुरुस्त नहीं है। और अगर कोई इसको अदालत में लेके जाए तो गालिबन अदालत ही इसका बेहतर इंटरप्रिटेशन कर सकता है। लेकिन वो अफसोसनाक इसलिए होगा कि ये पार्लिमानी कवायद का मामला पार्लियामेंट को खुद ही बेहतर तरीके से और लेजिस्लेशन के मामले से तय करना चाहिए। ये रिवायत अगर ये डाल दें आपके अदालतों में जाके पार्लिमानी कवायद की इंटरप्रिटेशन कराते रहें, तो इससे पार्लियामेंट की जो सॉवरेनिटी है, पार्लियामेंट का जो वक़ार है, वो मजरू होता है। तो मेरे ख्याल में ये एक तो ये दुरुस्त कहा इन्होंने कि एक तो ये जमा कराने का मामला था। दूसरा जो बहुत अफसोसनाक एक ट्रेंड देखने में आ रहा है साफी साहब, वो ये है कि जो ऑर्डिनेंस है जब ये जारी हो जाता है तो उसके बाद आपको ले करना होता है। मुश्ताक साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया, मुस्तफ़ा साहब ने भी उसके बारे में कहा कि वो काफ़ी देर हो जाती है और वो ले ही नहीं होता, क्योंकि उनको डर ही होता है कि अगर ख़ासतौर पे सेनेट में जहां अददी अक्सरियत कम अज़ कम थ्योरेटिकली अपोजिशन के पास है, वो उसके ख़िलाफ़ अगर एक करारदाद पास कर दें, रेजोल्यूशन पास कर दें, तो वो फिर ऑर्डिनेंस जो है वो मनसूख हो जाता है। तो इसलिए वो इस डर से वो ले ही नहीं करते और उसमें बाज़ केसेस में तो महीनों गुजर जाते हैं और वो ले नहीं होता। तो ये बहुत अफसोसनाक कुछ ट्रेंड्स हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, जिसके ज़रिए से पार्लियामेंट ना सिर्फ कमज़ोर हो रही है बल्कि उसका जो वक़ार है वो भी लोगों के नज़रों में मज़ीद गिर रहा है कि ये किस तरह का इदारा है जो इस तरह के काम कर रहा है। जी मुस्तफ़ा साहब, आप कुछ ऐड करना चाहते? जी बस मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहता था कि नाजरीन की वजाहत के लिए कि बुनियादी तौर पे पार्लियामान का मकसद कानून साजी है और आइन ने जो स्कीम वज़ा की है उसमें ऑर्डिनेंस सिर्फ उस सूरत में आ सकता है कि जिस वक्त एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हों और दोनों पार्लियामान जो है अपर हाउस और लोअर हाउस वो इजलास में ना हो, यानी कि कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी इमरजेंसी की सूरत हाल बन जाए कि जिसमें फ़ौरन कोई कानून की हमें ज़रूरत पड़ जाए, तो ये सिर्फ उस सूरत में ऑर्डिनेंस लेके आया जा सकता है। आइन की स्कीम ये है और फिर उसको मुकर्रर मुद्दत के बाद पार्लियामेंट से उसकी तस्दीक करानी पड़ती है। अब हमारे यहाँ जो वतीरा जिसका मुश्ताक साहब ने और अहमद साहब ने बड़ा अच्छा बैकग्राउंड उसका दिया है, अब हमारे यहाँ वतीरा ये बन गया है कि कोई भी लेजिस्लेशन हुकूमत ये समझती है कि एक शॉर्टकट हमारे पास मौजूद है, उस प्रोसेस को, उन क्लॉजेज़ को एब्यूज़ कर रही है और उसको बाईपास करते हुए पार्लियामेंट को फॉरेन ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए लेजिस्लेशन कर दी जाती है। अब उसको कुछ लोगों ने चैलेंज भी कर रखा है। गालिबन जो मुस्लिम लीग नून के मोहसिन शाहनवाज रांझा हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर कर रखी है। अब मेरे इल्म में नहीं है कि उसके ऊपर वो हेयरिंग किस मुकाम तक पहुंची है या कोई फैसला आया है, लेकिन अदलिया में भी हमने ये देखा है कि जो ट्रेंड उभर कर सामने आ रहा है कि पार्लियामान के जहाँ पर कवायद और ज़वाबित की इंटरप्रिटेशन का मामला आता है तो वो उससे अपना डिस्टेंस इख्तियार करते हैं और इसको अच्छा अमल नहीं समझते कि वो उसके अंदर इंटरफेयर करें। नहीं, ये खुसूसन जस्टिस अतर मिनाडा साहब की तरफ से ये होता है, लेकिन फिर आपके दौर में हमने देखा है, मसलन हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी के दौर में पार्लियामेंट ने बड़ा फ़ाल रोल अदा किया और अच्छी कानून साजी की, लेकिन वहाँ पर जुडिशरी ने आके और इफ्तिखार चौधरी साहब ने आके जो है वो पार्लियामेंट के हदूद में इतना मुदाखलत की कि वो सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। अल्लाह तो फिर वो मसला है, अल्लाह का शुक्र है, मैं तो आज बाहर निकल के कोई खैरात बांटूंगा। आपके मुंह से पीपल्स पार्टी की तारीफ सुनी है, बड़ी मेहरबानी है आपकी। सही बात को सही कहेंगे। इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो किया वो आपके सामने मौजूद है। उस वक्त भी उस पर लिखा कि गलत कर रहे हैं, लेकिन उसमें साफी भाई अब इसमें अब आपने अपने इंट्रो में एक और अच्छी चीज़ की तरफ आपने निशानदेही की कि आपने स्पीकर नेशनल असेंबली से रब्ता किया। हाँ। उनसे उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है आपने, साबका स्पीकर साहब से रब्ता किया। अब जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं,
अब उनकी भी एक आईनी जिम्मेदारी है कि वो अपने सामने ये उनके जिस हाउस के वकार में कमी लाती है ये चीज़, इसके ऊपर उन्हें रिएक्ट करना चाहिए कि जनाब पार्लियामान की मौजूदगी में आप कैसे ये कानून साजी कर रहे हैं। चलो, आपने भी ज़िंदगी में पहली मरतबा मेरे किसी बात को अच्छा कहा है, तो ये माहौल बरकरार रखने के लिए एक ब्रेक लेते हैं कि ख़राब ना हो जाए। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। मुश्ताक साहब, हम मीडिया वाले भी इस जुर्म में शायद अगर सबसे बड़े मुजरिम नहीं है तो कोई कम भी नहीं हैं। हम भी उसी दिन का हला गुला तो दिखा देते हैं कि जी ये हला गुला हुआ और प्लान ने तप्पड़ मारी, प्लान ने बाइकाट कर दिया, लेकिन जो कुछ हो रहा होता है उस पर हम भी कौम को इन्फॉर्म करने और एजुकेट करने में नाकाम साबित हुए हैं। तो ज़रा मोटे मोटे अल्फाज में बता दीजिए कि ये जो कानून साजी हुई है उसमें किस किस मद में ये मुल्क और इसके अवाम कितने मुतासर होंगे, ताकि उनको पता चले कि उनके जिन मेंबरान ने जिस कानून साजी को वोट दी है तो उसके आगे जाके क्या असरात मुरतब होंगे। तो अगर एक ब्रीफ समरी आप दे दें इस कानून साजी की। सलीम भाई, एक तो मैं आपको बताऊं ये कि जिस तरह बात की है मुस्तफ़ा भाई ने कि जो ऑर्डिनेंस ये जारी कर लेते हैं तो जब हाउस इन सेशन हो जाता है तो उनको पहले दिन वो ले करना पड़ता है पार्लियामेंट के अंदर, और अगर वो पहले दिन वो ले ना करें तो जितने दिन वो ताखीर करेंगे उनको हर दिन की वजाहत और वजूहात बयान करनी पड़ेंगी। ये रूल्स हैं। जहां तक आपने कानून साजी की बात की है, वो जो 58 नकाती एजेंडा था नवंबर के अंदर जो जॉइंट सेशन हुआ था, उसमें इतना उसका स्पेक्ट्रम आप देख लें तो उसमें नेशनल, उसमें डोमेस्टिक, उसमें आपके खानदानी, उसमें आपके फाइनेंशियल, उससे लेकर इंटरनेशनल लेवल तक पूरा जो स्पेक्ट्रम था उसका वो है। यानी उसमें एक कानून कुलभूषण यादव के बारे में था, उसमें मैं अमेंडमेंट्स लाया था। कुलभूषण यादव के हवाले से उन्होंने कानून पास किया जॉइंट सेशन से कि ये कानून जो है, हालांकि ये आईसीजे ने भी इनसे नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इनसे डिमांड ही नहीं किया है, ये उससे बढ़कर कर रहे हैं जितना कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए जरूरत है। इन्होंने उस कानून में लिखा है कि ये कानून सदर मुमलिकत को ये इख्तियार देता है कि वो कुलभूषण यादव के हवाले से जो भी मुनासिब फैसला करे उसको ये पार्लियामेंट इख्तियार देता है। मैंने कहा कल सदर मुमलिकत ये ऑर्डर जारी कर लेगा कि मैंने कुलभूषण यादव को रिहा कर दिया, ये तो आप कुलभूषण यादव को रिहा करने जा रहे हैं। मैंने उसमें अमेंडमेंट ये लाया कि ये पार्लियामेंट वजीर आजम, और वजीर आजम से मुराद काबीना है, काबीना वजीर आजम और काबीना कलेक्टिवली जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये इख्तियार देता है कि वो मुनासिब समझे जो कदम उठाएं। उसके नतीजे में जब वजीर आजम के ऊपर बात आती है तो पार्लियामेंट को जवाबदेह है, आवाम को जवाबदेह है, बराह रास्त आवाम के वोटों से आया है, इसलिए वो खौफजदा होगा ऐसा कोई फैसला कर दें। तो उसका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा था। मैं तो आपसे एक बात दरखास्त करूंगा कि अभी जो इन्होंने कौमी असम्बली से कानून पास की है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अमेंडमेंट्स के हवाले से कम किसी हुकूमती पार्लियामेंटेरियन से ये पूछ ले कि इसमें लिखा क्या है, और इसके मोटी मोटी चुनिंदा चंद चीजें आप मुझे बता दें। हकीकत यह है कि किसी पीटीआई और उसके इत्तेहादी ने उसको पढ़ा नहीं है। मैं सिर्फ अगर आपको इजाजत दो तो मैं 2-3 लाइनों में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कानून में तरामीम इन्होंने पास की है कौमी असम्बली से और सेनेट के अंदर उसको सर्कुलेट कर लिया तमाम मेंबर्स को, वो आपको अगर आप इजाजत है तो मैं 2-3 चीजें बता देता हूं। जरूर। देखिए, एक उसमें यह कहा गया है कि स्टेट बैंक से हुकूमत पाकिस्तान की बोरोइंग के ऊपर मुकम्मल पाबंदी होगी। अच्छा, जब आपने कर्जे लेने के ऊपर पाबंदी लगा दी और कानून बना लिया तो आपने हुकूमत के हाथ पांव बांधकर उसे कमर्शियल बैंकों के सामने फेंक दिया। जब कमर्शियल बैंकों को, नेशनल इंटरनेशनल को यह पता चल जाएगा कि स्टेट बैंक से तो हुकूमत कर्ज नहीं ले सकती, तो मनपसंद इंटरेस्ट रेट पर सूदी कर्जे जो हैं वो हुकूमत को देगी, जिसके नतीजे में आपका खसारा बढ़ेगा। आपका बजट पहले भी खसारे में था, आपका बजट अब भी खसारे में है, आपका बजट आइंदा भी खसारे में होगा, आपको कर्जों की जरूरत पड़ेगी। जब आप स्टेट बैंक के पास कम शरई सूद के कर्जों की पाबंदी लगा देंगे तो हाई इंटरेस्ट रेट पर कमर्शियल बैंकों और ये मुल्क का नुकसान होगा। उसमें ये 9C में लिखा गया, 9C में 9F में लिखा गया है जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है बिल, कि एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी, और सलीम साहब वो एग्जीक्यूटिव कमेटी इतनी पावरफुल है कि वो कोर फंक्शन एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट तो करेगी, लेकिन उसके साथ साथ पार्लियामेंट अगर स्टेट बैंक के कानून में कोई तरमीम करना चाहे
तो पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी से पूछेगी, उनसे कंसल्टेशन करेगी। आपने तो ये अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, आपने तो पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी को स्टेट बैंक के पास रख दिया है। ये 9F में लिखा गया है, 9G में ये लिखा गया है, और ये बड़ी खतरनाक बात है कि स्टेट बैंक का गवर्नर इनफॉर्मल लिजान रखेगा मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से। इनफॉर्मल लिजान का मतलब ये फोन कर लिया, कहीं किसी फंक्शन में मुलाकात हुई, सरे राह बात हो गई, और जो फिस्कल एक पॉलिसी है और मॉनिटरी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बोर्ड था वो खत्म कर दिया है। अब आपको और सबको पता है कि देखिए स्टेट बैंक जो है वो करेंसी के ऊपर कंट्रोल रखता है, मॉनिटरी पॉलिसी के ऊपर कंट्रोल रखता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो रिन्यू और एक्सपेंडिचर के ऊपर कंट्रोल रखता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स बैरूनी तिजारत के ऊपर कंट्रोल रखता है, और प्लानिंग कमीशन डेवलपमेंटल स्कीम और प्रोजेक्ट्स के ऊपर नजर रखता है। जब आपने इन चारों को अलहदा कर लिया और स्टेट बैंक को इससे बिल्कुल अलहदा कर लिया, तो मुल्क की मईशत और मुल्क की तरक्की की सिमत वो डायरेक्शनलेस हो जाएगी। तो इन्होंने ये काम किया है। अच्छा, इसमें ये किया है जो 46B सब क्लास 6 है, उसमें लिखा गया है कि पब्लिक और नॉन पब्लिक खुफिया मालूमात किसी भी अथॉरिटी के साथ शेयर करने का इख्तियार ये स्टेट बैंक को दिया है, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है मुल्क की सॉवरेनिटी के लिए। ये 46B सब क्लास 6 के अंदर ये दिया गया है। इसी तरह क्लास 9 और सब क्लास 4 के अंदर ये लिखा गया है कि स्टेट बैंक का जो गवर्नर होगा, जो बोर्ड होगा, उसका चेयरपर्सन जो है वो गवर्नर होगा। अब जो बोर्ड होता है वो निगरानी के लिए होता है, तो वो गवर्नर की कैसी निगरानी करेगा जब वो खुद बोर्ड ही का चेयरपर्सन होगा और वो बोर्ड उसी की ऊपर निगरानी के लिए है। अहमद बिलाल साहब, एक उज़र ये पेश की जाती है कि देखिए हर मेंबर हर फन मौला नहीं हो सकता। इसमें कुछ मेंबरान ने हमें ये जवाब भी दिया कि वो तो स्टैंडिंग कमेटियाँ होती हैं और मुतालिका कमेटियों में जो लोग हैं तो उन्होंने अपनी डिलिबरेशन उस बिल पे की होती है, और इधर आके फिर हमने सिर्फ पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट देना होता है। तो क्या इन जो बिल्स थे या जो आम तौर पे आते हैं, तो हमारी स्टैंडिंग कमेटीज़ इतनी स्ट्रांग है, उसमें इतनी डिलिबरेशन इस पे होती है, ये बात दुरुस्त है? साफ़ी साहब, ये बात इस हद तक तो दुरुस्त है कि जो इन डेप्थ स्क्रूटनी होती है किसी भी लेजिस्लेशन की, वो तो कमेटियों में ही मुमकिन हो सकती है, क्योंकि उनके अंदर तादाद भी थोड़ी होती है और वो ज़रूरी नहीं कि वो मीडिया के सामने ओपन भी हो। बाज़-औक़ात वो बग़ैर किसी प्रेशर के बैठ के उसका जायज़ा ले सकते हैं। जब बड़े ऐवान में आता है तो उसके अंदर तो ज़ाहिर है उस बारीक बीनी से जायज़ा नहीं लिया जा सकता। लेकिन ये दुरुस्त नहीं है कि कमेटियाँ हमेशा इस सारे मामले को देखती हैं और इसके ऊपर गौर करती हैं। देखिए, हमारे जो कवायद हैं उसमें एक दिलचस्प बात, एक अजीब सी बात यह है कि हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन है फाइनेंस बिल, वो कमेटियों को जाता ही नहीं है, यानी कवायद के मुताबिक ही नहीं जाता, यानी जा ही नहीं सकता। तो ये कमेटियां उसको स्क्रूटनाइज, हालांकि वो सबसे अहम चीज़ होती है और हिंदुस्तान में यह तरीका है कि वो कमेटियों में जाता है और वहाँ पे स्क्रूटनाइज होता है 75 दिन। हमारे यहाँ तो सिर्फ 10-12 दिन के अंदर पूरे अहवाल में डिस्कस होके एक ज़ाहरी सी कार्रवाई करती हैं, जो रस्मी कार्रवाई जिसे कह सकते हैं। तो कमेटियों के अंदर फिर कवायद को मुअत्तल करके बाज़-औक़ात कवानीन को कमेटियों को भेजा ही नहीं जाता, बाकी कवानीन को भी, कुछ कवानीन को भेजा जाता है, कुछ में होती हैं डेलिब्रेशंस। ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि उस कमेटी की मेंबरशिप क्या है और उसका चेयरपर्सन कौन है। बाज़ चेयरपर्सन बहुत इस बारे में जिम्मेदार होते हैं और वो ख्याल रखते हैं कि इसको बाकायदा मीटिंग्स हों और उसका फैसला। फिर कमेटियों की मीटिंग्स के बारे में भी अपने कुछ मसाइल हैं, तो ये कमेटियों के अंदर भी पूरी तरह डिबेट नहीं होता। कमेटियों की मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना एक मसला होता है, कमेटी रूम अवेलेबल नहीं होते, बाज़ औक़ात वज़ीर अवेलेबल नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस बात और एक नया रुझान भी, मुस्तफ़ा भाई मुझे करेक्ट करे, कहते हैं ये देखने में आया है कि कमेटीज़ में डिसाइड कुछ और हो जाता है और फिर बिल में कुछ और होता है, ऐसा भी हो रहा है। ये बड़ा एक ख़तरनाक चीज़ है, हर चीज़ ही हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, अच्छा अमल नहीं है। अब एक कमेटी में जिस तरह नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के हवाले से एक तनाज़ा उठा है कि जिसमें कानून में ये लिखा है कि ख़वातीन के ये हकूक़ को प्रोटेक्ट करने की जो बॉडी है, इसकी जो चेयरपर्सन है वो एक जॉइंट पार्लिमानी कमेटी होगी जो मिलकर उसको इलेक्ट करेगी मशावरत के साथ और लोगों के इंटरव्यूज़ करेगी। पता ये चला कि कमेटी के अंदर
जो कमेटी ने इत्तफाक किया किसी और नाम पे था और जो अपॉइंटमेंट हुई वो किसी और नाम की हो गई। कमेटी सिस्टम जो है वो भारत और पार्लियामान के जो असल वहाँ पर जो लेजिस्लेशन को बारीक बीनी से देखने का काम है वो वहीं पर होता है। दुरुस्त का अहमद साहब ने कि उसमें पर्सन टू पर्सन फिर वेरी करता है। हमारे कई ऐसे सेनेटर्स और MNAs हैं जो अपने काम को बड़ा सीरियसली लेते हैं, बड़ा अच्छे तरीके से कमेटीज़ अपनी जो हैं उनके पास उनको चलाते हैं, उसमें इश्यूज डिस्कस करते हैं, और फिर लातादाद ऐसी कमेटीज़ हैं कि जिनकी मीटिंग्स ही नहीं होती। फिर मैं अभी आपने मुश्ताक भाई को भी प्रोग्राम में साथ रखा हुआ है, मेरे ख़्याल से उनकी भी तारीफ़ बनती है कि मुश्ताक भाई जो लेजिस्लेशन के हवाले से, पार्लियामान में वोकल होने के हवाले से, एक इनका मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा वोकल आदमी पार्लियामान में, सेनेट में इस वक्त मुश्ताक भाई हैं। हाँ। और वो काबिल तहसीन है उनकी ये जो कोशिश होती है, हर मामले में बड़े उसको बारीक बीनी से देखते हैं। और फिर जो कानून साजी, जिस तरह अभी स्टेट बैंक का उन्होंने वो जिक्र किया, अब उसके अंदर कई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं साफ़ी भाई कि हम तो हैरान और परेशान हैं कि ये कहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही हैं, और जब ओरिजिनेट होती हैं तो क्या वहाँ पर इतना भी इनके ऊपर वो कलम चलाने से पहले नहीं गौर किया जाता कि ये मुल्क की सालमियत, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी के खिलाफ है। आपने कहीं और भी इसका जिक्र किया था कि जो पहले वज़ीर ख़जाना ने दावे किए थे जी, अमलन जो बिल पास हुआ है उसमें कहते हैं बहुत सारी चीज़ें उसके खिलाफ है। प्रायर कंडीशंस हैं IMF की। IMF ने इतना कह दिया है कि अगर आपने ये चीज़ें पूरी ना की, ये आपने मिनी बजट पास ना करवाया, 350 अरब रुपए के टैक्सेस ना लगाए, और ये स्टेट बैंक का कानून पास करवा कर हमारे भेजे गए यहाँ पर जो साहब हैं, जो IMF जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, उनको बाइख्तियार ना बनाया, तो हम आपको $1 बिलियन नहीं देंगे। जल्दबाजी इसलिए। अब मुश्किलात उसमें क्या है, उन्होंने खुद आपके टीवी चैनल पे बैठ के उन्होंने कहा कि जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो हमारे बहुत मुखालिफ हो गई है, उसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल है, तो नहीं करने थे इतने बड़े काम, और नहीं करनी थी इतनी बगलें। अच्छा, मुझे टाइम की मुश्किल का सामना है और वक्त ख़त्म हुआ है, लेकिन मैं आप सबके शुक्रिया के साथ एक वाक़े जो लतीफ़ा भी है, वाक़या भी है और हकीकत है, उससे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहूँगा। वो ये कि ये जब मिनी बजट या स्टेट बैंक का जो बिल मंजूर, इससे एक रोज़ पहले सहाफ़ियों के लिए ब्रीफिंग का अहतमाम किया गया था और हम सबको बुलाया गया पंजाब हाउस, और वहाँ पे वज़ीर ख़जाना साहब का हमें बताया गया था कि वो ब्रीफिंग देंगे। हम पहुँचे तो वज़ीर ख़जाना साहब लेट थे, तो उससे पहले हमारे सामने हेल्थ मिनिस्टर को बिठाया गया कि जी अभी वो आपको हेल्थ कार्ड के बारे में आपको ब्रीफिंग देंगे। सब लोग तकाज़ा करते रहे कि जी हम तो वज़ीर ख़जाना के लिए आए हुए हैं। तो कोई कह रहा था कि शायद उनकी गाड़ी में पेट्रोल का मसला है। थोड़ी देर बाद रज़ा बाक़िर साहब भी वहाँ पे पहुँच गए, लेकिन वज़ीर ख़जाना फिर भी नहीं पहुँचे। और उसके बाद फिर हमाद अज़हर साहब को बिठाया गया कि जी ये आपको ये एनर्जी के मसले पे और LNG वगैरह के मसले पे ब्रीफिंग देगी। उनका ब्रीफिंग शुरू था तो कुछ सहाफ़ियों ने रज़ा बाक़िर साहब से कहा कि जी शायद वज़ीर ख़जाना साहब IMF या आपकी इजाज़त के मुंतज़िर हैं, तो काइंडली आप कॉल करके उनको आने की इजाज़त दे दे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ जाए। पता नहीं बीच में फिर क्या हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद वज़ीर ख़जाना साहब फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तशरीफ़ ले आए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।